गुड आफ्टरनून। लहर नदियों से तेरी दुनिया तेरी चाह क्षमा जी हैं, प्रतिष्ठा जी हैं, आशीष जी, शिवी जी। गुड आफ्टरनून सभी को। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या ऑडियो क्लियर है? क्या ऑडियो क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वीडियो क्लियर है? ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? क्लियर है सर, क्लियर है, सही है सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? अच्छे हैं सर, शानदार हैं आप लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही है सबकी। आकांक्षा जी आ गई हैं, प्रभाकर जी हैं, आशीष जी हैं, नेचर जी हैं, शिवी जी हैं, क्षमा जी हैं, मीना जी हैं। सब लोग बढ़िया हैं क्या? सानिया जी आ गई, सुचि जी हैं। सब लोग अच्छे हैं, त्योहार की तैयारी में मस्त हैं। दिवाली आने वाली है। क्या दिवाली का इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रविंद्र जी आ गए हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। आज नींद नहीं आएगी कह रहे हैं आशीष जी, आज नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं नींद आएगी आशीष जी आपको आज? क्या हो गया भैया ऐसा? ऐसी क्या बात हो गई कि आपकी नींद उड़ गई? ऐसी क्या बात हो गई? दिवाली की वजह से नींद नहीं आएगी क्या? सब लोग ठीक है, सब लोग अच्छे हैं। ऑल गुड सर। सफाई कार्यक्रम चल रहा है, हाँ। दिवाली, दिवाली में एक जो है ये चीज़ रहती है कि साफ सफाई एक ही बार होती है तो बड़ा समय जाता है उसमें। सफाई वाला तो मैं भी मानूंगा। अब की बारी माता जी की हमने मदद नहीं की है, नहीं तो हम मदद करते रहते हैं। ठीक है। छुरछुरिया प्रभाकर जी लिखे हैं। प्रभाकर जी बम उम फोड़ा जाए। कब तक छुरछुरिया चलाती रहा जाएगा, ऐसे घुमाते रहा जाएगा? बम उम फोड़ा जाए भैया। चलिए सर, शुरू किया जाए आज की कहानी। ये क्या होता है प्रभाकर जी? छुरछुरिया लिख रहे हैं, फूल झड़ी। आकांक्षा जी, प्रभाकर जी छुरछुरिया लिख रहे हैं, फूल झड़ी। ठीक है, फूल झड़ी की बात कर रहे हैं। मैं आशीष जी से कहता हूँ बम उम चटाई उटाई राकेट ओकेट फोड़ा जाए भैया। ठीक बात है। तो एक लाइन है कि शाख से टूट के गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं हैं। शाख से टूट कर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं हैं। हवाओं से कहिए अपनी औकात में रहें।
हवाओं से कहिए अपनी औकात में रहें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स एकेडमी पर। और टीचर्स एकेडमी पर जैसे ही घड़ी में बजते हैं 2, वैसे ही हम पढ़ना शुरू कर देते हैं NCERT। जैसे ही सर घड़ी में बजता है 2, जैसे ही घड़ी में बजता है 2, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं NCERT। और हम पढ़ रहे हैं 11वीं और 12वीं की NCERT, बायोलॉजी की NCERT। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या एनसीईआरटी में लिखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ही आज लेक्चर नंबर 13 है उसी क्रम में। चलिए, कल मैं गया था। नो पोल्यूशन प्लीज। सर हम तो बड़े हम भी हैं, फोड़ते हैं, ठीक बात है। भैया आ जाइए, आ जाइए, आज की कहानी शुरू की जाए। मैं एक हेडिंग डाल करके गया था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। प्रोकैरियोट्स के अंदर अपन मैकेनिज्म पढ़े थे कल के लेक्चर में कि प्रोकैरियोट्स का क्या मैकेनिज्म होता है। पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बताया कि प्रोकैरियोट में कैसे इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, फिर टर्मिनेशन हो जाएगा, नया आरएनए आपको मिल जाएगा, फिर पॉलीमरेज के बारे में चर्चा हुई, अपनी बहुत सारी चर्चा कल के लेक्चर में हुई है। आज यूकैरियोट्स में कुछ चीज़ें ट्रांसक्रिप्शन के साथ में देखने को मिलती हैं। तो यूकैरियोट्स की इतनी डिटेलिंग नहीं बताई गई थी आपको, आज यूकैरियोट्स के रिलेटेड थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ेंगे। यूकैरियोट्स में क्या है, कैसे है, और ट्रांसक्रिप्शनल के बाद, ट्रांसक्रिप्शन जब आरएनए बन करके हो जाएगा तो कुछ प्रोसेस उसके बाद की भी रहती हैं। उसके बाद की क्या प्रोसेस हैं यूकैरियोट्स में, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या होता है, दिस प्रोसेस occurs in eukaryotes after transcription and before translation। यहां पर प्रोसेसिंग लिखिए, प्रोसेसिंग एक ही है, प्रोसेसिंग लिखूंगा थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक बात है। दूसरा पॉइंट, दिस occurs in nucleus, this occurs in nucleus पहली लाइन लिखी गई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में कि दिस प्रोसेसिंग अकर्स इन यूकैरियोट्स जस्ट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड बिफोर ट्रांसलेशन। जस्ट आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड बिफोर ट्रांसलेशन अकर्स इन न्यूक्लियस। कहां पर होती है सर? अकर्स इन न्यूक्लियस। अकर्स इन न्यूक्लियस। आप लोग लिखते जाइएगा तो मुझे डन बताते जाइएगा कि सर हम लिख लिए हैं, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अभी अभी बिल्कुल क्लास शुरू की गई है। महबूब जी कह रहे हैं देखिए, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट्स, यही सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल सही बात है। डन आ गया है, आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद एक पॉइंट लिखिए, यूकैरियोटिक जीन्स आर also called as eukaryotic genes are also called as split gene। क्या हो गया? are also called split gene in this gene genetic information is present in discontinuous manner, is present in discontinuous manner। both functional and non-functional parts are present। यूकैरियोटिक जीन को स्प्लिट जीन्स कहते हैं। इन स्प्लिट जीन्स में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है। डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है यानी कि फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल मतलब जो कोड करेगा, फंक्शनल पार्ट का मतलब जो कोड करेगा, आरएनए बनाएगा। और नॉन फंक्शनल पार्ट का मतलब ये नॉन है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल वो जो आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेगा, फंक्शनल पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेगा, और ये पार्ट भैया ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेगा। तो इन दोनों में जब यूकैरियोटिक जीन्स की अपन बात करते हैं तो यूकैरियोटिक जीन को स्प्लिट जीन कहते हैं। स्प्लिट जीन में क्या होता है कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में जेनेटिक इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट होती है। फंक्शनल पार्ट भी होता है सर और नॉन फंक्शनल पार्ट भी होता है एक साथ में ही। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट एक साथ में ही होता है सर। प्रभाकर जी स्प्लिट ही तो लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा ये लिखा है क्या? नहीं भैया स्प्लिट होता है, स्प्लिट। ये थोड़ा सा देखते रहा करिए आप लोग ये चीज देखते रहते हैं सर। क्या कहना चाहता हूं, कहने का मतलब जो डीएनए था अपना, जो डीएनए था जिसमें एक पोर्शन किसको उसका बताया था मैं, स्ट्रक्चरल जीन का बताया था, एक पोर्शन स्ट्रक्चरल जीन का बताया था, उसके बाद में एक पोर्शन आपका प्रमोटर का था, और एक पोर्शन किसका बताया गया था लास्ट में, टर्मिनेटर का बताया गया था। जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन वाला हिस्सा है, यही क्या है, ये स्प्लिट जीन है, यही स्प्लिट जीन है। ठीक है, यही स्प्लिट जीन है। अब इसी के दो पार्ट बताया कि सर इसी के दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक कौन सा होता है, फंक्शनल होता है, और एक कौन सा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। फंक्शनल मतलब ये कोडिंग करेगा, ये क्या करेगा, कोडिंग
करेगा। नॉन फंक्शनल का मतलब ये कोडिंग नहीं करेगा। फंक्शनल वाला जो कोडिंग करेगा इसको एक्सॉन कहते हैं, इसको एक्सॉन कहते हैं। और जो कोडिंग नहीं करेगा इसको इंट्रॉन कहते हैं, इसको इंट्रॉन कहते हैं। इसको इंट्रॉन कहते हैं। ये जो जीन बताई गई थी, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर की, इस पर चर्चा अपनी हुई है। इसी स्ट्रक्चरल जीन को स्प्लिट जीन कहते हैं सर। इसके दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक नॉन फंक्शनल होता है। फंक्शनल वाला कोडिंग करता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, नॉन फंक्शनल वाला नॉन कोडिंग है जिसको इंट्रॉन्स कहते हैं। ठीक बात, डन सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो डीएनए का पूरा सिगमेंट है, जो यहां तक बात अपने को समझ में आई, उसमें जो पूरा डीएनए का सीक्वेंस है वो कैसा रहेगा कि सर एक बार फंक्शनल आ जाएगा, एक बार नॉन फंक्शनल आ जाएगा। फिर सर फंक्शनल के जगह पर या नॉन फंक्शनल के जगह पर अलग अलग चीजें लिखी जा सकती हैं। यहां मैं एक्सॉन लिख दूं, फिर इंट्रॉन लिख दूं, फिर एक्सॉन लिख दूं, फिर इंट्रॉन लिख दूं। इस तरीके से पैटर्न अपना देखने को मिलता है। यानी पहले एक कभी फंक्शनल ग्रुप भी रहेंगे, फंक्शनल भी रहेगा जो कोड करेगा, नॉन फंक्शनल भी रहेगा, फिर सर फंक्शनल रहेगा, फिर नॉन फंक्शनल रहेगा। ऐसे करके पूरा सीक्वेंस, क्योंकि डीएनए तो बड़ा है, ऐसे पूरा सीक्वेंस चलता है सर, ऐसे करके पूरा सीक्वेंस चलता है। मान लीजिए एक आरएनए अपना होता है एचएन आरएनए, एक एचएन आरएनए जो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है। ये एचएन आरएनए में अगर मैं 5' से 3' आरएनए है, ये 5' से 3' आरएनए है, तो एक्सॉन भी होगा, फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा। इस तरीके से पूरी कहानी चल रही है, इस तरीके से पूरी कहानी चल रही है। 5' एंड पर, जो 5' प्राइम एंड होता है, 5' एंड पर क्या होती है, 7 mg की कैपिंग होती है। यहीं पर देखने को मिलती है कैपिंग, 7 mg की ये कैपिंग 5' एंड पर देखने को मिलती है सर। 5' एंड से इस तरीके से चलते हैं तो 7 mg की कैपिंग देखने को मिलती है। 7 mg का मतलब 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है, ये 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट दिख रहा है आपको।
ठीक बात है, आगे बढ़ें। ठीक है, यानी कि अब मैं कह सकता हूं यहां पर कि ये मेरा 5-3- एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन इस तरीके से चलेगा। और यहां पर मैंने क्या कर दी है, कैपिंग कर दी है। यहां पर क्या की गई है, कैपिंग की गई है। अब 3' एंड पर क्या करते हैं, टेलिंग करते हैं। इसमें आगे क्या होगा, 3' एंड पर क्या करेंगे, टेलिंग करेंगे। अभी कैपिंग की थी, अब टेलिंग करेंगे। टेलिंग में कौन सा आता है, एक एंजाइम आता है पॉली ए पॉलीमरेज। इसी एंजाइम से टेलिंग होगी भैया, इसी एंजाइम से क्या होगी, टेलिंग होगी। और ये एंजाइम जो होता है, दिस एंजाइम इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। टेम्पलेट के ऊपर इसको कोई मतलब नहीं, टेम्पलेट से पॉली ए पॉलीमरेज को कोई भी मतलब नहीं है। 3' एंड पर टेलिंग, इसके बाद में सर कैसा दिखेगा, यहां कैपिंग करें हैं आप, ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। यहां पर पॉली ए लगता चला जाएगा, तो ये ए इधर लगता चला जाएगा। बाकी चीजें वैसी ही रहेंगी सर, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। ये कौन सा है, ये HNRNA है, ये HNRNA है। लेकिन ये HNRNA आपको पता है हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। ये HNRNA हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये अनस्टेबल है। डन। इसके बाद यहां के, इसके बाद आगे जो कहानी चलेगी, यहाँ HNRNA बना। अब इसके आगे लेकर के चल रहा हूं। HNRNA जब बना सर, तो HNRNA क्या है सर, ये HNRNA अनस्टेबल है, इसको स्टेबल किया जाएगा पहले। स्टेबल करने के बाद जब ये HNRNA अपना स्टेबल हो जाएगा, यहाँ अनस्टेबल था, जब ये स्टेबल हो जाएगा सर, इसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे। स्टेबल के बाद इसकी कहानी है कि इसके बाद क्या होगा, यहां पर SNRNA प्लस प्रोटीन आते हैं, SNRNA प्लस प्रोटीन आते हैं। इसी को राइबोजाइम कहते हैं, राइबोजाइम। इसमें राइबोजाइम का हिस्सा रहता है। राइबोजाइम के बारे में मैं आपको बताया था, RNA के 2 पार्ट होते हैं। एक कैटालिटिकल पार्ट था जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ये वही राइबोजाइम है। यहीं पर क्या होगी सर, स्प्लाइसिंग होगी। क्या होगी, स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग करेंगे जब हम, स्प्लाइसिंग करने के बाद हमको क्या मिलेगा, SNRNP। क्या बनता है, SNRNP। इसी SNRNP को स्नर्प्स भी कहते हैं। SNRNP का मतलब क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इसके बाद में सारी चीजें, इतनी चीजें होने के बाद में अगर फिर से ड्रॉ करूं RNA को, तो ये कैपिंग हो गई, ये कैपिंग हो गई, यहां पर टेलिंग थी,
ये 3 डैश एंड है, ये 5 डैश एंड है, यहाँ 7 mg की कैपिंग है। और फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, फंक्शनल। इसमें सर एक प्रोसेस और करते हैं, SNRNP के साथ में, ये जो SNRNP है इसके साथ में अदर प्रोटीन डालते हैं। अदर प्रोटीन डालते हैं। अदर प्रोटीन डालने के बाद यहां पर स्प्लाइसियो सोम बनता है, स्प्लाइसियो सोम बनता है। स्प्लाइसियो सोम बनेगा तो अब नॉन फंक्शनल वाला हट जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड में वो आएगा। यहाँ पर स्प्लाइसियोसोम बनता है, स्प्लाइसियोसोम बनाएंगे तो इंट्रॉन वाला हिस्सा हटेगा सर। डन सर। डन। यहाँ स्प्लाइसियोसोम के आगे, अभी पूरा समझाऊंगा इसको, फिर से पहले लिख लेते हैं। स्प्लाइसियोसोम के आगे क्या होगा अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कैपिंग पहले हुई, फिर सर ये इस तरीके से इधर टेलिंग है, इधर एक्सॉन है, इधर इंट्रॉन है, इधर एक्सॉन है। यहाँ 7 mg की टेलिंग थी, अरे कैपिंग थी। यहाँ पर क्या होगा कि अब ये इंट्रॉन उठेगा, अब इंट्रॉन को हटाने की प्रक्रिया होगी। ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा, इंट्रॉन वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा, इंट्रॉन वाला हिस्सा ऊपर इस तरीके से उठ जाएगा स्प्लाइसियोसोम के बाद। ये एक्सॉन। कुछ एनर्जी लगाएंगे क्योंकि इसको निकालना है तो अपने काम का है नहीं, नॉन फंक्शनल वाला रहेगा तो बेकार ही रहेगा, अपने को एक्सोनिक आरएनए चाहिए। इसको हटाएंगे, कुछ एटीपी यहाँ पर एनर्जी देंगे, एटीपी एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 mg की कैपिंग, पॉली ए की टेलिंग, और इस तरीके से एटीपी देने के बाद ये अलग हो गया है। ये क्या हो गया सर, अलग हो गया। जब अलग हो जाएगा तो यहाँ पर अब इस चीज को, ये हिस्सा पूरा आप देख सकते हैं ये अलग हो गया है, ये आरएनए से इंट्रॉन वाला हिस्सा अलग हो गया है। तो यहाँ पर क्या लाइगेज डालेंगे अब, क्योंकि अब इन दोनों को जोड़ना है, इंट्रॉन वाला हट गया, अब इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ डालेंगे लाइगेज। लाइगेज जब डाल देंगे सर, तो लाइगेज डालने के बाद पूरा एक्सॉन हो गया है, ये एमआरएनए हो गया, अब एमआरएनए हो गया। और ये जो एमआरएनए है ये कैसा है, ये एक्सॉनिक है, एक्सॉनिक है, इसमें नॉन फंक्शनल वाला कोई पार्ट नहीं है। इधर 7 mg की कैपिंग है। इसको लिखिए इतना, तो फिर मैं इसको बताऊं कि ये चीज कर क्या रहा हूं तब से, ये तब से टेलिंग कैपिंग कर क्या रहा हूं, इसको लिखिए तो बताऊं। डन। डन डन डन।
सभी लोग लिख लें, डन हो जाए सबका, डन, ऑलमोस्ट सबका हो गया है। आइए इसको समझा जाए कि ये मैं कर क्या रहा हूं। यहां से फिर से समझेंगे, यहां से फिर से समझेंगे। ये पूरा डीएनए है, पूरे डीएनए में कहीं कहीं फंक्शनल चीजें रहती हैं, कहीं कहीं नॉन फंक्शनल चीजें रहती हैं। ठीक बात है। ये जो हिस्सा अपन पढ़े थे कि सर एक प्रमोटर होता है, एक टर्मिनेटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होती है। इसी स्ट्रक्चरल जीन को जहां पर आरएनए कोड होगा, आरएनए इसी स्ट्रक्चरल जीन में कोड होता है, यहीं पर बनता है। तो सर इसको स्प्लिट जीन यूकैरियोट्स में टर्म करते हैं। यूकैरियोट्स के जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो स्प्लिट जीन कहा जाता है। इस स्प्लिट जीन के दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक नॉन फंक्शनल होता है। जो फंक्शनल होता है वो कोडिंग करता है, उसको एक्सॉन कहते हैं, और जो नॉन फंक्शनल होता है वो कोडिंग नहीं करता है, उसको इंट्रॉन्स कहते हैं। इसके बाद मैं बताया ये पूरा डीएनए है, पूरे डीएनए में कहीं फंक्शनल पार्ट रहता है, स्ट्रक्चरल जीन में ही जो स्ट्रक्चरल जीन है अपनी, उसमें पहले कहीं कहीं स्ट्रक्चरल जीन पर फंक्शनल पार्ट रहेगा, फिर नॉन फंक्शनल पार्ट रहेगा, फिर फंक्शनल पार्ट रहेगा, फिर नॉन फंक्शनल पार्ट रहेगा। यानी एक्सॉन रहेगा, इंट्रॉन रहेगा, एक्सॉन रहेगा, इंट्रॉन रहेगा, एक्सॉन रहेगा, इंट्रॉन रहेगा। क्या ये आरएनए अपने काम का होगा? नहीं। क्यों काम का नहीं होगा? सर एक्सॉन वाला तो फंक्शनल है, तो कोड कर लेगा, प्रोटीन के लिए भी कोड करेगा आगे जाकर के। ये इंट्रॉन वाले भैया तो बेकार के हैं, ये हमारे आरएनए में लगे हैं, इनका तो कोई काम है नहीं, तो इनको हटाया जाए। फिर क्या होता है सर, ये एचएनआरएनए जो है अनस्टेबल वाला, एचएनआरएनए जो अनस्टेबल रहता है, यहां पर जो एचएनआरएनए है ये अनस्टेबल है सर। यहीं पर पूरी कहानी मिलती है। ये कैसा 5' से 3', एक्सॉन अभी भी है, इंट्रॉन अभी भी है, एक्सॉन अभी भी है, इंट्रॉन अभी भी है। तो यहां पर 5' एंड पर, ये जो 5' एंड है, यहां पर हम लोग करते हैं कैपिंग। कैपिंग इसलिए कर देते हैं कि यहां से फिर जो है यहां पर पॉली वाला लगाएं 3' एंड पर, यानी कि यहां से चेन आगे बढ़ती चली जाएगी। यहां कैपिंग कर दिए सर, इसके आगे इधर से चेन नहीं बढ़ाएंगे, इधर से चेन बढ़ाने का काम नहीं, इधर चेन बढ़ाना है। 5' एंड पर कैपिंग करते हैं 7mg की। ये 7mg क्या होता है? 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की क्या कर देते हैं यहां पर एचएनआरएनए में कैपिंग कर देते हैं। जब कैपिंग कर देते हैं सर, तो यहां एक तरफ कैप हो गया, अब इस तरफ जो है इधर तरफ कोई बात नहीं है, वैसे ही एक्सॉन इंट्रॉन प्रेजेंट है। कैपिंग किए एक एंड पर 5' वाले पर, तो 3' एंड पर क्या करते हैं? टेलिंग करते हैं। टेलिंग करने का मतलब पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि इसमें हम लगा रहे हैं। अब ये किससे कोड बनाएगा? ये तो आरएनए है, एचएनआरएनए है, ये कोड अपना डीएनए से बनाएगा। तो डीएनए से बनाएगा, उसका जो भी टेम्पलेट रहे, ये इस टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। इसको मैं 3' एंड पर लगा दूंगा पॉली ए को, ये जिससे बनेगा उससे इसको कोई मतलब नहीं है, अपने टेम्पलेट से इसको कोई मतलब नहीं है। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, टेम्पलेट से आजाद है। ठीक बात है। जब इसको यहां पर टेलिंग कर दिए, तो यहां 5' एंड पर तो 7mg की कैपिंग आपको दिखी, फिर 3' एंड पर क्या दिखी? टेलिंग दिखी। ये प्रोसेस एचएनआरएनए का था, अनस्टेबल से यहां पर एचएनआरएनए स्टेबल हो गया। जो अनस्टेबल यहां तक लेकर के चला था एचएनआरएनए को, यहां पर वो एचएनआरएनए क्या हो गया सर? स्टेबल हो गया। ये पॉली ए लगाने के बाद क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब जब स्टेबल हो गया तो इसी को आगे लेकर के गए, आगे लेकर के गए तो इसमें एक चीज करते हैं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग जब करते हैं तो एसएनआरएनए जो आता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो था, एसएनआरएनए राइबोजाइम का पार्ट, इसमें राइबोजाइम आरएनए का कैटालिटिकल एंजाइमेटिक वाला है, प्लस साथ में प्रोटीन डालते हैं। तो एसएनआरएनपी और स्नर्प्स, इसी एसएनआरएनपी या स्नर्प्स इसको कहते हैं, मतलब स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इसके बाद में हमको जो अपना एचएनआरएनए था वो एसएनआरएनए हो जाता है, एसएनआरएनपी हो जाएगा, एसएनआरएनए की तरह बिहेव करेगा। अनस्टेबल से स्टेबल हुआ है, लेकिन ये भी एसएनआरएनए भी कोई इतना स्टेबल नहीं है। अपने को एचएनआरएनए से एमआरएनए चाहिए यूकैरियोट्स के अंदर, तब मजा आएगा। तो यहाँ एक साइड पर 7mg लगा है, यहाँ एक साइड पर कैपिंग हुई है, लेकिन अभी भी आपको फंक्शनल नॉन फंक्शनल दिख रहे हैं, यानी डिसकंटिन्यूअस हैं, कंटिन्यूअस अभी भी नहीं है। यहां भी अभी अगर जब तक पूरा या तो फंक्शनल आता चला जाए या पूरा नॉन फंक्शनल आता चला जाए, तब तक कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है तो वो कोड नहीं करेगा, डिसकंटिन्यूअस कोड का कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद में एसएनआरएनपी के साथ में ही, यानी स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के साथ में कुछ और प्रोटीन डालते हैं, फिर बनता है सर स्प्लाइसियोसोम।
ये स्प्लाइसियोसोम क्या करता है, इस स्प्लाइसियोसोम के डालने के बाद जो इंट्रॉन वाला पोर्शन है, अब ये इससे आरएनए से निकलेगा, इसको हटाया जाएगा, सारे पार्ट कंटिन्यूस किए जाएंगे, फंक्शनल कोडिंग वाले किए जाएंगे। तो इसके स्प्लाइसियोसोम के बाद से ये निकलना जो है आपका इंट्रॉन वाला हिस्सा शुरू कर देता है सर। इसमें फिर एनर्जी कुछ लगती है, एनर्जी लगाने के बाद ये पूरा हिस्सा निकल जाता है, और पूरा हिस्सा निकलने के बाद आपको ये आरएनए मिल जाता है जो कि एमआरएनए है, एक्सोनिक आरएनए है, अपने काम का आरएनए है, फंक्शनल आरएनए है, जो ट्रांसलेशन करेगा। ये प्रोसेस कब होती है? यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बाद होती है और ट्रांसलेशन के पहले होती है, क्योंकि आरएनए अपने को एचएनआरएनए यूकैरियोट्स में पहले मिलता है। एचएनआरएनए से जो एचएनआरएनए मिलता है, इसी एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाया जाता है, तो ये फंक्शनल एक्सोनिक हो जाता है, ये फंक्शनल होता है, जो कि आगे ट्रांसलेशन करवाएगा, आगे ट्रांसलेशन करवानी है। तो ये सारी चीजें यहां से जब निकलेगा ये, तो इसको लाइगेज से ये दो हिस्सा अलग हो गया। अब ये दो हिस्सा अलग हो गया मतलब कि इतना छोड़ करके चले गए, ये इतना छोड़ करके चले गए, तो अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो लाइगेज जोड़ने वाला है, लाइगेज डालेंगे तो पूरे फंक्शनल वाले जुड़ जाएंगे, नॉन फंक्शनल वाले सब खत्म हो गए हैं। यहाँ 5' एंड पर 7 mg है, 3' एंड पर टेलिंग है, एमआरएनए एक्सोनिक पार्ट आ गया। ठीक बात है क्या? ठीक बात है क्या? समझ में आई पूरी कहानी? पूरी कहानी समझ में आई क्या? कैसे क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस बता रहा हूं, ये समझ में आ गया? सुशी जी कह रही हैं आज आपके पास एनर्जी कम है। क्या एनर्जी कम नहीं है? अब इसमें कौन सा पहाड़ ढकेलना है, इसमें कौन सा एनर्जी लगानी है भैया? भैया इसमें कौन सी एनर्जी लगानी है? एनर्जी भरपूर है हमारे पास, हमारे पास एनर्जी भरी हुई है। मैं एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूँ। आपको पता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। मैं अपनी एनर्जी यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक बात है, ये क्लियर है सर, ये क्लियर है सर। यहां पर इंट्रॉन तो हटा रहे हैं, ये तो आपके मन में आ गया कि सर इंट्रॉन नॉन फंक्शनल है, डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस कर रहे हैं। ट्रांसलेशन डिसकंटिन्यूअस वाले से नहीं होगी, ट्रांसलेशन कंटिन्यूअस वाले से होगी, इसलिए इंट्रॉन हटाना है। लेकिन एक और कारण होता है, एक और कारण है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स आर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कैरेक्टर। Presence of introns is a primitive, is a primitive, या R, इसको R ने is लिखिए, is a primitive character। तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है इंट्रॉन्स का होना, इसलिए भी इंट्रॉन्स को हटाते हैं। बाकी ये फंक्शनल है ही नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है, इसको लेकर के चलेंगे क्या? बेकार की चीज है, इसको हटाना ही है। ठीक बात है। ये जो इंट्रॉन्स होता है, इंट्रॉन्स प्रेजेंट इन आर्कीबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता, बट नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया। स्प्लाइसिंग जो है, एक टर्म स्प्लाइसिंग आया, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? स्प्लाइसिंग represents the dominance of
आरएनए वर्ल्ड. Splicing represents the dominance of RNA word. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर. इंट्रॉन जो है आर्कीबैक्टीरिया यूकैरियोट्स में तो पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया जो होती है उसमें नहीं. इसीलिए वहाँ जो बैक्टीरिया वाली ट्रांसक्रिप्शन अपन पढ़ रहे थे वहाँ ये वाला कहीं कहानी नहीं आई थी कि एक्सॉन कौन है, इंट्रॉन कौन है, फंक्शनल कौन है, नॉन फंक्शनल कौन है. एक चीज़ स्प्लाइसिंग आपको पता चली. स्प्लाइसिंग क्या दिखाती है, दर्शाती है, आरएनए वर्ड के डोमिनेंस को दर्शाती है. आरएनए वर्ड को दर्शाती है. रवि जी कह रहे हैं सर छाछ नहीं मिल रही है. दोपहर के टाइम में खाने की बात कोई नहीं करेगा, और वो भी खाने के साथ में छाछ मिल जाए तो कोई और बात ही नहीं है. छाछ और लस्सी की बात दोपहर के 2 बजे इस टाइम कोई नहीं करेगा. ठीक बात है. क्लियर है क्या? डन हो गया यहाँ तक? ये लिख लिए हैं, ये लिख लिए तो आरएनए वर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ें. एक चीज यहाँ नई चीज अपने को पता चली, आरएनए वर्ड. इस आरएनए वर्ड के बारे में पढ़ा जाए सर. ठीक है, डन हो गया है. आरएनए एक टर्म आता है आरएनए वर्ल्ड. आरएनए वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा कहा जाता है RNA was the first genetic material. क्या कहा जाता है कि RNA पहला जेनेटिक मटेरियल है सर. फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है. वेरियस लाइफ प्रोसेसेस like metabolism, splicing and translation evolved around RNA. एक चीज आरएनए वर्ड आई, सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल बताया जाता है कि आरएनए है. अब यहां पर मन में भ्रम नहीं आना चाहिए. सर आप तो डीएनए कर रहे थे. भैया डीएनए की जब स्टडी की गई तब न पता चला पहले बोलबाला किसका था? प्रोटीन का था. जब प्रिमिटिव समय था, बहुत पहले क्या था, तो प्रोटीन्स का बोलबाला था. ये प्रोटीन्स हर जगह पर मिल जाते थे, इसीलिए सब लोग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में. तो सबको यही लग रहा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे में जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोटीन की वजह से ही जा रही है. किसकी वजह से? प्रोटीन के. लेकिन वो फिर प्रोटीनेज डाले, आरएनएज डाले, डीएनएज डाले, तो वो डीएनए ही जो है डाइजेस्ट कर रहा था. इन दोनों पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था. तो प्रोटीन का पहले बोलबाला था, प्रोटीन दिखता था. क्यों? प्रोटीन इजीली दिख जाता था. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल हार्मोन्स आर एंजाइम्स. हमारे बॉडी के सारे हार्मोन्स एंजाइमेटिक हैं. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम. लेकिन ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. तो हमको यही लगता था कि प्रोटीन का बोलबाला है. तो जब आरएनए नया नया पता चला,
आरएनए नया नया पता चला, आरएनए के बारे में जाने तो हम यही देख पा रहे थे कि मेटाबॉलिज्म माने एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो गई, जो किससे होगी, प्रोटीन से होगी, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम से हार्मोन। प्रोटीन कौन बना रहा है, ट्रांसलेशन, ये काम आरएनए का है। तो माना गया कि वर्चस्व आरएनए का है, पूरी वर्ल्ड जो है ये आरएनए की है, यही सबसे पहला जो है जेनेटिक मटेरियल है और यही पूरा डोमिनेट करेगा। लाइफ प्रोसेसेस इसके इर्द गिर्द घूम रही है, मेटाबॉलिज्म इर्द गिर्द घूम रहा है। स्प्लाइसिंग के बाद यहां पर ट्रांसलेशन जो है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, ये भी इसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो बोलबाला किसका है, आरएनए का है। ठीक है, बोलबाला किसका है, आरएनए का है सर। अब यहां पर मैं आरएनए को थोड़ा सा बताऊं और आरएनए वर्ड के हिसाब से, तो आरएनए में मैं क्या क्या कह सकता हूं, आरएनए में मैं क्या क्या कह सकता हूं। सबसे पहली चीज कह सकता हूं कि ये भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ये भी है। दूसरी चीज इसमें क्या आरएनए वर्ड में कही जा सकती है कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये कौन सा आरएनए करता है, आपको पता है, एमआरएनए करता है। तीसरी चीज इसमें क्या है, तीसरी चीज इसमें है कि सर स्ट्रक्चरल पार्ट की तरह भी एक्ट करता है, स्ट्रक्चरल पार्ट की तरह भी एक्ट करता है। वो कौन था, आरएनए था। इसके बाद एक चीज आती है स्ट्रक्चरल के बाद, अडेप्टर का भी काम करता है, अडेप्टर का काम भी करता है। वो कौन था, टीआरएनए था, टीआरएनए था। इसके बाद इसका एक कैटालिटिकल, आरआरएनए का एक कैटालिटिकल पार्ट भी था, कैटालिटिकल पार्ट भी था, जिसको राइबोजाइम में कह रहा था। एक फंक्शन ये भी आ गया सर। इसमें 23S, 28S और SN आरएनए, 23S आरआरएनए और 28S आरआरएनए। यहां पर जो लिखा गया कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। क्यों फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कहा गया, इसको कहा गया, डीएनए को नहीं माना गया। डीएनए को इसलिए नहीं माना गया कि प्रोटीन का वर्चस्व था और प्रोटीन से आरएनए को पढ़ना आसान था, इसलिए पहले इसको पढ़ लिया गया, डीएनए नहीं पढ़ा पाया गया। क्योंकि आरएनए के पहले प्रोटीन, अगर उल्टा चलें, अगर सीधा चलते हैं तो हम लोग डीएनए से प्रोटीन बनाते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं या आरएनए बनाते हैं, इसी आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो पता हमको किसके बारे में था, प्रोटीन के बारे में था, पता हमको प्रोटीन के बारे में था। प्रोटीन से हमने आरएनए को बारे में जानकारी ली और आरएनए से फिर डीएनए के बारे में जानकारी ली। ऐसी कहानी आरएनए वर्ल्ड कहलाती है, इसीलिए इसको कहते हैं कि पहला जेनेटिक मटेरियल था। दूसरी चीज, इसके इर्द गिर्द बहुत सारी प्रोसेसेस घूम रही थी जो इसको बता रही थी कि क्या है सर, जो भी बता रही थी कि ये आरएनए वर्ल्ड है, वर्चस्व किसका है, आरएनए का है। इसके बाद में इसके कई रोल थे। एक तो जेनेटिक मटेरियल तरह काम कर दे रहा था, एक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर दे रहा था एमआरएनए के द्वारा, एक स्ट्रक्चरल पार्ट की तरह भी एक्ट कर दे रहा था आरएनए की तरह, अडेप्टर की तरह भी एक्ट कर दे रहा था टीआरएनए के वाया। इसके बाद कैटालिटिकल पार्ट भी था राइबोजाइम वाला, जिसमें 23S आरआरएनए, 28S आरआरएनए और SN आरएनए, SN माने स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और 23S में S जो है स्वेटबर्ग यूनिट है। ये क्या है, ये पूरी चीज देखने के बाद हमको क्या लग रहा था सर, हमको लग रहा था कि बोलबाला किसका है, वर्चस्व किसका है, आरएनए का है। लेकिन आपको पता लगा, फिर धीरे धीरे समय बीता, हमको पता लगा कि आरएनए का जो कैटालिटिकल रोल है, कैटालिटिकल रोल है, कैटालिटिकल एक्टिविटी जो है ये बहुत ज़्यादा है। कैटालिटिकल एक्टिविटी क्या है सर, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है तो ये कैसा है, हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है।
तो सर यहाँ पे अपने को पता चला कि आरएनए से मज़ा आएगा नहीं, अपने को डीएनए पढ़ना पड़ेगा। फिर डीएनए के खोजने की कहानी चली। आरएनए में यहाँ पर अपने को पता था यूरासिल था, और यूरासिल था ये अनस्टेबिलिटी इसकी और बढ़ाता था, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड, एसएस का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। ये जो डीएनए था ये आपको पता है यहाँ थाइमीन आ जाता है। थाइमीन जो है इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। यही जो है ये क्या है, रिपेयर सिस्टम, इसी को बोलते हैं रिपेयर सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं सर, रिपेयर सिस्टम बोलते हैं। क्या कह रहा हूं इसको लिखिए तो बताऊं मैं कह क्या रहा था अभी तक, आरएनए वर्ड की पूरी कहानी बताई जाए। हो गया क्या, लिख लिए, डन। डन डन डन। डन। मैं आपको बताया कि आरएनए वर्ड पढ़ते हैं, आरएनए वर्ड में जब पढ़े अपन तो बताया कि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है सर। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्यों, प्रोटीन से सारी कहानी आई, कुछ प्रोसेस देखी गई जो ये मेन करवा रहा था। ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस हो गई, ट्रांसलेशन करवाएगा तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो एंजाइम बनेगा, एंजाइम बनेगा तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा, उस बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी देखने को मिला। तो कहा गया सब खेला आरएनए का ही है भैया। तो यहाँ इस तरीके से लोग समझे कि प्रोटीन ही प्रोटीन था उस समय, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। 1953 के बाद जब 1953 में जब डबल हेलिक्स मॉडल आ गया था तो फिर सारी कहानी खत्म हो गई थी। ये उसके पहले की सब कहानी है। तो वहाँ प्रोटीन का बोलबाला था, वो लोग कहे प्रोटीन से एमआरएनए बनता है, और फिर वो डीएनए के तक आए। जब डीएनए तक आए उसके पहले आरएनए की इतनी सारी इंफॉर्मेशन बताए कि सर ये जेनेटिक मटेरियल भी की तरह एक्ट कर लेगा, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल भी करेगा, स्ट्रक्चरल पोर्शन भी है, एडाप्टर वाला हिस्सा भी है, और साथ में कैटालिटिक भी है, सब तो है इनके पास में। लेकिन फिर बताया गया कि नहीं भैया, इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, काम के नहीं हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह इनको यूज़ नहीं किया जा सकता, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। सारी कहानी थी स्टोरेज की, कि कौन स्टोरेज कर रहा है इंफॉर्मेशन का। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका स्टोरेज कौन करेगा। बताया गया कि आरएनए में देखा गया यूरासिल है, इसके बाद में राइबोस शुगर होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड था। रिपेयर सिस्टम बताया गया कि यहाँ पर आपका काम नहीं चलेगा, डोमिनेंसी है, ठीक बात है। मेन कौन है, डीएनए है, इसके पास थाइमीन होता है, ये डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ में थाइमीन है जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड है, इंफॉर्मेशन का स्टोरेज अच्छे से करेगा, लीक नहीं होगी, तो किसी का भी वर्चस्व रहे, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट डीएनए करेगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया सर, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक आरएनए की कहानी भी खत्म हो गई। अपन न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिए, डीएनए पढ़ लिए, और यहाँ पर आरएनए भी, आरएनए वर्ड के साथ में एक एनसीईआरटी में छोटी सी आरएनए वर्ड की हेडिंग दी थी, अब उस हेडिंग को भी इसमें यहाँ पर कवर कर लिया गया। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस भी कवर हो गई है, तो डीएनए आरएनए दोनों खत्म हो गया है सर यहाँ तक।
दोनों यहाँ तक खत्म हो गया है। अपन शुरू करेंगे अब जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, और ये बहुत आसान है। बाकी चीज़ें भी आसान थी, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको आसान लग रहा होगा कि कितनी आसान है, कितना आसानी से चीज़ें हो जाती, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये तो बहुत आसान है। जेनेटिक कोड में तो कुछ है ही नहीं, आपको रटवा दूंगा क्लास में मैं सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की चीज़ें। तो अपने को पढ़ना है जेनेटिक कोड। अपन को क्या पढ़ना है? जेनेटिक कोड पढ़ना है सर। सेशन नहीं लाइक किए हैं क्या अभी तक आप लोग? जो लोग सेशन नहीं लाइक किए हैं, सेशन लाइक करिए भैया प्लीज़। सेशन लाइक करते रहा करिए, मोटिवेशन मिलता रहता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है आरएनए में, डीएनए में, तो अभी ही पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए, क्योंकि आरएनए डीएनए की कहानी दोनों की खत्म हो गई है। इसके बाद जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड के बाद ट्रांसलेशन है, प्रोटीन की सिंथेसिस, उसके बाद एचजीपी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, खत्म हो जाएगा चैप्टर। अभी तक अगर किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। सेशन नहीं लाइक किए हैं तो पहले सेशन लाइक कर दीजिए। यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछिए, यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछिए। यहाँ तक कोई समस्या किसी को तो बताए। आज थोड़ा सा कैपिंग और टेलिंग वाला था, इसलिए बहुत आराम आराम से चल रहे थे। वो बहुत कंफ्यूज करता है ये सब, लेकिन इसमें कंफ्यूजन रखनी ही नहीं है। कैपिंग टेलिंग से सिर्फ अपने को इतना जानना था कि यूकैरियोट्स में डिसकंटिन्यूअस मैनर में जीन्स होते हैं। सर डिसकंटिन्यूअस रहेंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी तो मजा ही नहीं आएगा। इसलिए इंट्रॉन जो नॉन फंक्शनल वाला था उसको हटाने का सारा खेला था कि हमको खेला क्या करना था, इंट्रॉन को हटाना है, डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस करना है, स्ट्रक्चरल जीन को पूरा कायदे बनाना है। तो बहुत आराम आराम से चला, बहुत आराम आराम से आज की क्लास चली। स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिए थे, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो बहुत हर्ष का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है। हम लेट आए हैं विशाल जी, आप लेट आए हैं तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, जितना छूट गया है रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, लाइव क्लास तो रहती ही है। ठीक बात है। तो यहाँ तक आज की कहानी, मुझे लगता है किसी को कोई समस्या है नहीं आज की कहानी में। आज की कहानी में किसी को कोई समस्या नहीं है। जेनेटिक कोड में अपन कल ही पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड की कहानी अपन कल ही करेंगे। आज की लेक्चर यहीं तक रखते हैं। जेनेटिक कोड अपन कल का लेक्चर जो है उसमें जेनेटिक कोड पढ़ लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ट्रांसलेशन थोड़ा बाद में पढ़ाऊँ, पहले जेनेटिक कोड, एचजीपी और ये सारी चीज़ें पढ़ा करके फ्री हो जाऊँ, ताकि ट्रांसलेशन सिर्फ एक बचे। ट्रांसलेशन थोड़ा सा आपका ध्यान ले लूँगा तो फिर ये मॉलिक्यूलर पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ में कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन आती है। एक लक्ष्य फाउंडेशन बैच की इन्फॉर्मेशन, आपको पता है लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 का आ गया है। इन कोर्सेज के लिए सभी विषय उपलब्ध हैं। 2 नंबर आपको दिए जाते हैं, एक 96 28 95 92 37 और एक 83 18 48 92 91। इसके साथ में एक बैच स्वतंत्रता बैच है जो इन कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। 2 नंबर वही हैं, आप व्हाट्सएप से संपर्क करके, आप सभी विषय हैं इस पर, बायोलॉजी भी है, डॉक्टर सुमन सर, डॉक्टर सिन्हा सर आपको बायोलॉजी में मिलेंगे। मेंटरशिप अच्छी है, दोनों बैच बहुत अच्छे हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। आज बहुत आराम आराम से लेकर के चला हूँ, एनर्जी की कमी नहीं कहेंगे उसको, आराम आराम से इसलिए चला हूँ क्योंकि चीज़ें समझने समझाने की थी, चिल्लाहट मचाने का काम नहीं था। जिस दिन चिल्लाने का काम रहता है उस दिन चिल्लाया भी जाता है, पर आज बहुत आराम से समझना था। ठीक है, ठीक है। कल की क्लास में जेनेटिक कोड शुरू करेंगे। जेनेटिक कोड की डिस्कवरी किसने की थी आपको पता है? नमक। एक ट्रिक होती है जेनेटिक कोड की, जो डिस्कवरी है, इसकी डिस्कवरी नमक। एक ट्रिक याद रखिएगा, नमक। न है निरेनबर्ग, म है मथाई और क है खोराना। इन तीनों लोग ने, निरेनबर्ग, मथाई और खोराना, नमक ने जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की थी। तो कल का लेक्चर में ये पढ़ेंगे। आज की कहानी यहीं तक है।
आज की कहानी यही तक है। सेशन अच्छा लगा करे तो सेशन को लाइक किया करिए, कमेंट करके कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया करे तो बताया करिए, फिर से उसको बताऊंगा और अच्छे से आकर के बताऊंगा। जितना अच्छे से समझ में आ सके, क्लैरिटी आ सके, उतना अच्छे से उसको क्लियर किया जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं अभी से ही। आप सभी को शुभ दीपावली। दीपावली अच्छे से मनाइए, परिवार के साथ में मनाइए, खुश होकर के मनाइए। त्यौहार है, उत्सव है, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहिए, लक्ष्य के प्रति लगे रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल मिलेंगे अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।